हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ पाता है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्नेटिक वॉर्स। कैसे हुए ये वॉर्स, क्यों हुए और इनका रिजल्ट क्या रहा। तो आइए देखते हैं कार्नेटिक वॉर्स 1, 2 एंड 3 बहुत आसान और सरल भाषा में। कार्नेटिक वॉर जो हैं बेसिकली ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है जो कि उस समय यूरोप में चल रही थी, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। आइए ब्रीफ में समझते हैं कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर क्या था, जो कि एक मेजर कारण बना फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। 1740 से 1748 के बीच में यूरोप की कई बड़ी पावर्स इन्वॉल्व थी एक कन्फ्लिक्ट के, और वो कन्फ्लिक्ट था मारिया थेरेसे का सक्सेशन एज ऑस्ट्रियन क्राउन। इस वॉर में एक तरफ थे फ्रांस, प्रूसिया, स्पेन, बवेरिया एंड सैक्सोनी, और दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर में फर्स्ट सिलीसियन वॉर और सेकंड सिलीसियन वॉर जो थे वो ऑस्ट्रिया प्रूसिया के ऊपर सेंटर्ड थे। वहीं जो थर्ड वॉर हुआ उसका मेन अट्रैक्शन था फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन ओवर देयर कॉलोनियल पोजीशन इन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा गया बिटवीन 1740 टू 1748, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था बैटल ऑफ सैंथोम जो कि मद्रास में हुई थी बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन, जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक थे, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने हेल्प के लिए अपील की थी। यहाँ पे आपको ये भी बता दें, कार्नेटिक इज़ बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट, जिसको कि यूरोपियंस कार्नेटिक कहते थे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्या थे। सबसे मेन रीज़न तो आपको जैसा अभी हमने बताया कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था जो कि यूरोप में चल रहा था, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट साइड्स पे थे। हालांकि फ्रेंच जो थे वो इंडियन कोस्ट पे इस वॉर को लेके आना नहीं चाहते थे, लेकिन इंग्लिश नेवी अंडर कोमोडोर कर्टिस बेनेट ने कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लिया। तब फ्रेंच गवर्नर जनरल जो थे ड्यूप्लिएक्स, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी अनवरुद्दीन से जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को वार्न किया कि उनकी प्रोविंस एक न्यूट्रल टेरिटरी है और किसी भी प्रकार का अटैक फ्रेंच पोजीशंस पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसी बीच में मॉरिशस से, जो कि फ्रेंच की एक टेरिटरी थी उस समय, वहाँ से एडमिरल ला बर्दुनेस के अंडर एक फ्रेंच फ्लीट जो है फ्रांस की हेल्प करने पहुँच गई, और उसने मद्रास को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स से 1746 में। ओरिजिनली ये डिसाइड हुआ था कि जो मद्रास है वो ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया जाएगा आफ्टर नेगोशिएशंस, लेकिन ड्यूप्लिएक्स जो है वो चाहते थे कि मद्रास को एनेक्स कर दिया जाए एज अ फ्रेंच होल्डिंग। ड्यूप्लेक्स ने नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन को वादा किया था वॉर से पहले कि वो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है उनको हैंड ओवर कर देंगे, बट वॉर के बाद उसने ऐसा करने से मना कर दिया, और इसी के चलते अनवरुद्दीन ने 10,000 सैनिकों की एक आर्मी अंडर द कमांड ऑफ हिज सन महफूज खान फ्रेंच से फोर्ट वापस लेने के लिए भेज दी। और जो सब्सिक्वेंट वॉर हुई उसी को कहा जाता है वॉर ऑफ सैंथोम, जो कि मेड्रॉस में हुई रिवर अडियार के पास, और इसमें कैप्टन पैराडाइज जो कि फ्रेंच आर्मी के कैप्टन थे, उन्होंने महफूज खान की बहुत बड़ी आर्मी को आसानी से हरा दिया। और इस तरीके से एंड हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1748 में, और साइन की गई ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, जिसने कंक्लूड किया ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को भी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, फ्रांस ने एग्री किया ऑस्ट्रियन नीदरलैंड्स को छोड़ना, और ब्रिटेन को मेड्रॉस भी वापस कर दिया इन रिटर्न फॉर ल्यूसबर्ग, और साथ ही साथ मारिया थेरेसा को भी ऑस्ट्रियन रूलर कंफर्म कर दिया गया। आइए अब देखते हैं कि सेकंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ, जो कि हुआ बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ 1749 टू 1754, और इसके क्या रीजंस रहे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, इसलिए हमने इसके लिए एक पिक्टोरियल फ्लोट चार्ट बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच की जीत होने के बाद ड्यूप्लिएक्स जो थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, और फ्रेंच पावर को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने सदर्न इंडिया की लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में भी अपना इंटरफेरेंस चालू कर दिया।
इसको हम पिक्टोरियली समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जो इसमें इशू था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिनका नाम था निज़ामुल मुल्क। वो मर गए 1748 में, और जो उनका सक्सेसर बनना था उसकी लड़ाई चालू हुई, जिसमें कि इंग्लिश ने एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वहीं फ्रेंच ने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया। जो पहले कैंडिडेट थे नज़ीर जंग, वो थे निज़ाम के बेटे और इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। वहीं दूसरे कैंडिडेट थे मुजफ्फर जंग, जो कि ग्रैंडसन ऑफ निज़ाम थे। और मुजफ्फर जंग जो थे वो अपने अंकल को थ्रोन पे नहीं बैठने देना चाहते थे। यहाँ पे ये भी जान लें कि निज़ामुल मुल्क, जिनकी डेथ 1748 में हुई, उन्होंने नवाब ऑफ कर्नाटक नियुक्त किया अनवरुद्दीन को 1743 में। और अनवरुद्दीन के बेटे थे मोहम्मद अली, और इनको इंग्लिश सपोर्ट था। नवाब ऑफ कर्नाटक बेसिकली निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अपॉइंटेड एक ऑफिसर होते थे, और कर्नाटक की कैपिटल थी आरकोट। वहीं पहले के एक नवाब ऑफ कर्नाटक थे दोस्त अली, जिनके की सन इन लॉ थे चंदा साहिब, जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक बनना चाहते थे, और उन्होंने भी फ्रेंच सपोर्ट हासिल कर लिया। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली दो कैंप बन गए। एक कैंप था इंग्लिश सपोर्ट का, जिसमें थे नसीर जंग और अनवरुद्दीन एंड उनके बेटे मोहम्मद अली, और दूसरा कैंप था फ्रेंच सपोर्ट वाला, जिसमें थे मुजफ्फर जंग और दूसरे थे चंदा साहिब। अब इसके बाद होती है बैटल ऑफ अंबूर, और उसमें चंदा साहिब जीत गए और उनको बना दिया गया नवाब ऑफ कर्नाटक। और ऐसे ही हैदराबाद के लिए नज़ीर जंग जो है वो मारे गए, और मुजफ्फर जंग को निज़ाम बना दिया गया। ऐसी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंच को मुसलीपट्टनम गिफ्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ ड्यूप्लियस को गवर्नर ऑफ सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया भी घोषित कर दिया गया। बैटल ऑफ अंबूर जो हुई थी उसमें अनवरुद्दीन तो मारे गए थे, और उनके बेटे जो मोहम्मद अली थे वो भाग गए त्रिकोणापोली। अब एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, जिन्होंने 1750 में कंपनी को ये प्रपोज किया कि अगर मोहम्मद अली को त्रिकोणापोली में बचाना है तो आरकोट, यानी कि जो कर्नाटक की कैपिटल थी, उस पे ब्रिटिशर्स को अटैक कर देना चाहिए। इसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें चंदा साहिब मारे गए, और नवाब ऑफ कर्नाटक मोहम्मद अली को इंस्टॉल कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। आइए देखते हैं सेकंड कर्नाटक वॉर के क्या रिजल्ट रहे। जैसा फर्स्ट कर्नाटक वॉर में फ्रेंच जो थे विनर थे, इस बार फ्रेंच रिसीविंग एंड में थे और उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। इनफैक्ट लॉस इतना हुआ कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने ड्यूप्लियस की पॉलिसीज़ का जमकर निंदा की, और उनको वापस बुला लिया गया फ्रांस में 1754 को। और ड्यूप्लियस की जगह चार्ल्स रॉबर्ट गधेउ को फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया बनाया गया। इसके बाद फ्रेंच ने ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट करके एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की गई, जिसमें डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो हैं आगे से नेटिव प्रिंसेस की क्वारल्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये था सेकंड कर्नाटक वॉर, जिसको हमने पिक्टोरियली बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की है, जो कि आपको रेयरली कहीं मिलेगा। आइए अब देखते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर और द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, जो कि लड़ी गई बिटवीन 1758 टू 1763। एक बार फिर यूरोप की पॉलिटिकल टेंशन्स के कारण जो वॉर हुआ वो था थर्ड कर्नाटक वॉर। और इस बार क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया जो थी वो अपने टेरिटरी सिलिसिया को रिकवर करना चाहती थी यूरोप में, और इसी कारण से 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ 1756 टू 1763 जो चला। और इस बार भी ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट साइड्स में थे इस वॉर के। इसी 7 ईयर वॉर का इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा, और फ्रेंच जनरल लाली ने कैप्चर कर लिए इंग्लिश फोर्ट्स सेंट डेविड एंड विजयनगरम इन 1758। और एज अ रिजल्ट जो फाइनल और डिसाइसिव बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, वो 1760 में वॉन्डिवॉश तमिलनाडु में लड़ी गई। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में ब्रिटिशर्स के कमांड कर रहे थे जनरल एयरकूट, जिन्होंने कि बड़ी आसानी से हरा दिया फ्रेंच आर्मी को, जिसको कि लीड कर रहे थे लाली और बुसी। और एज अ रिज़ल्ट पौंडीचेरी, गिंगी और माही सारी की सारी टेरिटरी जो है फ्रेंच ने लूज़ कर दी, और फ्रेंच पावर जो थी इंडिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। आइए देखते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर की रिजल्ट और सिग्निफिकेंस क्या थे।
थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद साइन की गई ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, जिसके हिसाब से पौंडीचेरी और चंद्रनगर जो है फ्रांस को वापस कर दिए गए, लेकिन वो सिर्फ अब उसका इस्तेमाल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही कर सकते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो इंडिया पे ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया। थर्ड वो कार्नेटिक वॉर का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये रहा कि फ्रेंच पोर्चुगीज और डच की तरह उन्होंने अपना इंटरेस्ट सिर्फ कॉमर्स में ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और ब्रिटिशर्स एक सुप्रीम यूरोपियन पावर बन के उभरी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इसी वॉर के चलते ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं रहा इंडिया में, और कंपनी जो है पूरी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गई। आइए अब ये भी रीजंस देख लेते हैं कि फ्रेंच को हार क्यों हुई और ब्रिटिशर्स की सक्सेस क्यों हुई इस वॉर में। इसका सबसे पहला रीज़न बताया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कम था, वहीं फ्रेंच गवर्नमेंट का फ्रेंच कंपनी पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। लेस कंट्रोल होने की वजह से ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके पास ऑटोनॉमी थी, कॉन्फिडेंस था और डिसीजन मेकिंग की पावर थी। वहीं फ्रेंच कंपनी को सारे डिसीजंस फ्रेंच गवर्नमेंट से लेने पड़ते थे, जिसके कारण डिले इन डिसीजन मेकिंग होती थी। दूसरा रीज़न फ्रेंच की हार का ये था कि ब्रिटिश नेवी फ्रेंच नेवी से सुपीरियर थी। वहीं ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बिगर सिटीज़ को कंट्रोल में रखा हुआ था जो कि फ्रेंच के पास नहीं था, जैसा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मेड्रास ब्रिटिशर्स के पास थे, वहीं फ्रांस के पास सिर्फ पौंडीचेरी था। थर्ड और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ब्रिटिशर्स के पास स्ट्रॉन्ग फंड्स थे, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ज़्यादा कमर्शियली पावरफुल थी विस फ्रेंच कंपनी जो कि शॉर्ट ऑफ फंड्स थी। और लास्ट रीज़न ये है कि ब्रिटिश कमांडर्स जो थे वो ज़्यादा सुपीरियर थे इन कंपैरिजन टू द फ्रेंच कमांडर्स। तो दोस्तों ये थे कार्नेटिक वॉर्स। इनको कंक्लूड करने से पहले एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दें कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ा गया, और ट्रीटी जो हुई ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपल हुई, और उसके बाद हुई सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ये एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में, और थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हुआ वो एंड हुआ इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस में। तो दोस्तों ये थी कवरेज हमारी कार्नेटिक वॉर्स, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।